नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम सफलता सीरीज का एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। और हम ये जो सीरीज शुरू की है वो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन से संबंधित है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली ये जो गाइनोशियम है और ये पुष्प का कौन सा चक्र होता है, तो ये सबसे भीतरी है ना, सबसे भीतरी चक्र है। ये सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट वर्ल है, मतलब ये चौथे नंबर का चक्र है। इसकी इकाई को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, गाइनोशियम की यूनिट को। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है, तो अंडप कार्पल के द्वारा निर्माण होता है गाइनोशियम का। एक्चुअली पुष्प का जो अंदर वाला चौथे नंबर का जो पार्ट है उसमें बहुत सारे पिस्टिल हैं जो आपस में मिलकर गाइनोशियम बनाते हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है कि गाइनोशियम की यूनिट को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा कार्पल या पिस्टिल। ठीक है, ये जो कार्पल है ये बीजांड धारण करने वाली, ओव्यूल को ये धारण करने वाली एक प्रकार की क्या है, ये पर्ण है जो कैसी हो गई है, जो मॉडिफाइड हो गई है। तो जो अंडप या कार्पल है वो बीजांड को धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल कहते हैं। मेगास्पोरोफिल। देखिए, मेल वाले पार्ट के लिए हमने बोला था माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो शब्द है एक्चुअली वो किसके लिए आता है, तो वो मेल के लिए आता है, और मेगा शब्द किसके लिए आता है, तो फीमेल के लिए आता है। अब हम चर्चा, बेसिकली जो मेन चर्चा होगी वो हमारी पिस्टिल से संबंधित होगी। ठीक है, देखिए अंडप या कार्पल या पिस्टिल। ठीक है, तो मतलब जिसे हिंदी में अपन कहते हैं स्त्री केसर, है ना, स्त्री केसर। स्त्री केसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब अंडप की संख्या क्या हो सकती है, सपोज करते हैं अगर ये संख्या में एक है तब हम उसे मोनोकार्पलरी कहते हैं। मतलब इसके अंदर जो कार्पल या पिस्टिल होंगे वो एक अकेली होगी, सिंगल होगी, तो हम इसको कहते हैं मोनोकार्पलरी, है ना, एक कांडपी। क्या कहते हैं इसे, एक कांडपी। मतलब अंडप की संख्या उसमें एक है तो हम इसे एक कांडपी कहते हैं, एक कांडपी, है ना। और यदि कार्पल की संख्या मोर देन वन, पिस्टिल कितने हो, मोर देन वन, मतलब इनकी संख्या अधिक हो, तब हम इसे कहते हैं मल्टी कार्पलरी, मतलब बहुअंडपी, बहुअंडपी कहते हैं। ठीक है, तो देखो कंडीशन हो गई दो। नंबर एक कांडपी या मोनोकार्पलरी, और बहुअंडपी या मल्टी कार्पलरी। अब बात यह आती है कि अगर ये मल्टी कार्पलरी है, ये बहुअंडपी है, इसमें अंडप की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तब इसकी दो कंडीशन हो सकती है। क्या वो अंडप आपस में फ्यूज हैं? अगर अंडप आपस में फ्यूज होते हैं तब हम इस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस। क्या कहते हैं, सिनकार्पस कहते हैं, मतलब संयुक्तांडपी, संयुक्तांडपी। यह कंडीशन कहलाएगी कब, जब अंडप की संख्या एक से अधिक हो और अंडप आपस में जुड़े हुए हों, तब हम उसे कहते हैं सिनकार्पस या संयुक्तांडपी। और इसका उदाहरण है पेपेवर, मतलब अफीम। ठीक है, और यदि अंडप की संख्या एक से अधिक है, कंडीशन कौन सी हो, मल्टी कार्पलरी हो, लेकिन सारे के सारे अंडप कैसे हो, फ्री हो, ये पिस्टिल स्त्री केसर एक दूसरे से फ्री हो, तब हम इस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस। और इसका एग्जाम्पल है माइचेलिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, माइचेलिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। ठीक है, सिनकार्पस और एपोकार्पस कंडीशन किससे रिलेटेड होगी, तो आएगा आंसर आपका मल्टी कार्पलरी। और मल्टी कार्पलरी के अगर टाइप पूछता है तो आंसर आएगा दो, एक सिनकार्पस और एक एपोकार्पस। सिनकार्पस का एग्जाम्पल होगा पेपेवर और एपोकार्पस का एग्जाम्पल होगा माइचेलिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये जो पिस्टिल इज कंपोज्ड ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो पिस्टिल होती है ये तीन भागों में
बटी होती है या 3 भागों से मिलकर बनी है, जिन्हें कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इधर देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा ये सबसे ऊपर टॉप वाला भाग है, ये वाला भाग इतना सा। फिर ये वाला भाग इसका स्टाइल और ये फूला हुआ भाग इसका है ओवरी। तो स्टिग्मा तो इसमें काम किसका करता है, तो ये अवतरण मंच का कार्य करता है। और मंच किसे प्रदान करता है ये, तो मंच प्रदान किसको करेगा, पोलेन को करेगा, है ना, परागकण के लिए करेगा। स्टाइल से होके पोलेन ट्यूब नीचे की तरफ जाती है। और ओवरी के अंदर क्या होंगे, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, मतलब अंडाशय के अंदर, इसको अंडाशय कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे। हाँ देखिए, अगर किसी ओवरी में ओव्यूल की संख्या 1 है, ओव्यूल की संख्या 1 है, 1 ओवरी, और ओव्यूल कितना हो उसमें 1 हो, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे मैंगो। आपने देखा होगा आम में एक ही बीज निकलता है ना, व्हीट और पैडी, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। और यदि ओव्यूल की संख्या ज्यादा हो, ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या ज्यादा हो, देखो, तो फिर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ऑर्किड होगा, वाटरमेलन होगा और पपाया होगा। ठीक है, देखो, अगर किसी फल के अंदर, यदि किसी फल के अंदर एक बीज निकलता है या फिर अनेक बीज निकलते हैं, अनेक बीज निकलते हैं, आपने देखा होगा जैसे तरबूज में, है ना, लौकी में, कद्दू में, जितने भी ये कुकुरबिटेसी के मेंबर हैं, इनमें जो सीड की संख्या है वो बहुत अधिक होती है। तो ये जो सीड की संख्या है वो अधिक है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है जो ओव्यूल्स हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी, जैसे ऑर्किड में, वाटरमेलन में और पपाया में। ऑर्किड को याद रखना मोस्ट है। ठीक है, देखिए, ओव्यूल क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है। तो फल के अंदर जो सीड है उसके नंबर को अपन देख लेते हैं, 1 है या फिर 1 से अधिक है। अगर 1 से अधिक है तो एग्जाम्पल में ऑर्किड होगा, वाटरमेलन होगा, पपाया होगा। अगर 1 है तो मैंगो, व्हीट और पेडी। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं, वही सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, तो इनकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ठीक है, देखिए, अब अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को पढ़ेंगे अपन। ओव्यूल की संरचना, मतलब संरचना किसकी पढ़ रहे हैं अपन, बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं। और यही बीजांड है जो आगे चल के बीज में कन्वर्ट होगा निषेचन के बाद। ठीक है, तो ये बीजांड की स्ट्रक्चर है। मैंने अलग अलग कलर से इसे बनाया है ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। देखिए, ये है इसका फनिकल, है ना, बीजांड ब्रंत। ये क्या है, बीजांड ब्रंत है, ये बीजांड ब्रंत। ठीक है, और बीजांड ब्रंत जिस स्थान पर ओव्यूल से जुड़ता है, तो ये वाला जो स्थान है इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, है ना, हाइलम कहते हैं। तो हाइलम का काम क्या है, ये बीजांड ब्रंत और बीजांड की काय, बॉडी ऑफ ओव्यूल और फनिकल का क्या है, ये संधि बिंदु है, इसे ज्वाइंट करने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन हाइलम। तो हाइलम क्या करता है, ये बीजांड ब्रंत और ओव्यूल की काया के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, हाइलम। ठीक है, अब बेसिकली ये जो मेन बीजांड है, तो इस बीजांड के चारों तरफ 2 कवरिंग पाई जाती हैं। एक को कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट और एक को कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। देखो, इंटेग्यूमेंट मतलब अध्यावरण, अध्यावरण, तो अध्यावरण की संख्या, तो इसमें जो बाहर की तरफ अध्यावरण है इसे कहते हैं आउटर और इसके अंदर होता है इनर। तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, 2 इंटेग्यूमेंट है ना। आगे चल के ये जो इंटेग्यूमेंट है वो सीड कोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं। देखो, मैंने यहां लिख रखा है कि इंटेग्यूमेंट की संख्या अगर 1 है तो उसे एटैगमिक कहते हैं, है ना, सॉरी, नहीं है तो उसे एटैगमिक कहते हैं, 1 है तो यूनिटैगमिक कहते हैं
और अगर 2 है तो उसे बाइटैगमिक कहते हैं। ठीक है, तो बाइटैगमिक ओव्यूल का मतलब आउटर और इनर 2 इंटेग्यूमेंट होंगे। यूनिटैगमिक का मतलब एक इंटेग्यूमेंट होगा और एटैगमिक का मतलब इंटेग्यूमेंट नहीं होगा। अब देखिए, ये जो इंटेग्यूमेंट हैं ये वाले, ये और ये, देखो यहां पर ये नहीं पाए जाते, तो क्वेश्चन आता है इंटेग्यूमेंट कहां पर अनुपस्थित होते हैं, तो आपका आंसर आएगा माइक्रोपाइलर एंड पर। ठीक है, माइक्रोपाइल के पास इंटेग्यूमेंट नहीं होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब दूसरी बात, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट वाला ये भाग क्या कहलाता है, चलेजा एंड कहलाता है। क्या कहलाता है ये, चलेजा एंड, इसे कहते हैं निभाग, इसे क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं, निभाग। ठीक है, निभाग कहते हैं। तो निभाग और ये माइक्रोपाइल, ये निभाग और ये माइक्रोपाइल, और ये दोनों आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट जो सीड कोट बनाते हैं। एक्चुअली जो माइक्रोपाइल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ये ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर सीड में जो छोटा सा छिद्र पाया जाता है और ये हमें चने में दिखता भी है, तो वो इसी का मॉडिफिकेशन है माइक्रोपाइल का। ठीक है, अच्छा, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ ये पूरा भाग जो मैंने ग्रीन कलर से जो सेल बनाई हुई है, इसे न्यूसेलस कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं बीजांडकाय। और क्वेश्चन ये आता है कि बीजांडकाय कहां पाया जाता है, तो आंसर आएगा इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ भाग बीजांडकाय या न्यूसेलस कहलाता है। और अगला क्वेश्चन, न्यूसेलस की सेल किस टाइप की होती है, तो आंसर आएगा ये सेल पेरेनकाइमेटस होती हैं। कैसी होती हैं ये सेल, ये सेल पेरेनकाइमेटस होती है, मतलब ये कोशिका मृदुतकीय होती हैं, मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि न्यूसेलस के अंदर ये जो मैंने व्हाइट कलर से बना रखा है, इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। एक्चुअल में ये फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है ये ओव्यूल की संरचना है, और ओव्यूल को अपन एक और नाम से जानते हैं, और ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम होगा मेगा स्पोरेंजिया। क्या नाम होगा, मेगा स्पोरेंजिया, गुरु बीजाणुधनी। ठीक है, तो ये ओव्यूल की बात है। देखिए दोबारा से, ओव्यूल कहां मिलेगा, तो अंडाशय के अंदर होगा, ओवरी के अंदर होगा। ओव्यूल में कितने इंटेग्यूमेंट पाए जाते हैं, 2, एक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट से जो भाग जो कवर्ड रहता है उसे न्यूसेलस कहते हैं, और न्यूसेलस की सेल पेरेनकाइमेटस या मृदुतकीय होती हैं। ठीक है, एक इसमें माइक्रोपाइल एंड होता है, और माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट देखो ये चलेजा एंड दिख रहा है इधर। ठीक है, और ये जो माइक्रोपाइलर है इसके पास इंटेग्यूमेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, न्यूसेलस के अंदर देखो ये जो व्हाइट कलर की संरचना दिखती है इसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एक्चुअल में यही क्या है, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है ये, फीमेल गैमेटोफाइट है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, जो अभी अपन ने ओव्यूल के बारे में पढ़ा था, तो मोस्ट कॉमन टाइप का जो ओव्यूल है किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट में, वो एनाट्रोपस ओव्यूल है। कौन सा है, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। मोस्ट कॉमन, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में यही ओव्यूल पाया जाता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, और ये एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है जिसे पाइनस कहते हैं। पाइनस में भी एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइनस क्योंकि जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, और अपन बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमन टाइप के ओव्यूल की एंजियोस्पर्म के अंदर, तो एंजियोस्पर्म के अंदर एनाट्रोपस है। सेम पाइनस जो कि जिम्नोस्पर्म का प्लांट है उसके अंदर भी कौन सा होगा, एनाट्रोपस ओव्यूल होगा। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद कर लें, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर के और शॉर्ट फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। ठीक है, चलिए
द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड इज फ्यूज्ड विद इन द फेनिकल एट हाइलम। मैंने अभी आपको बताया था जो हाइलम है वो क्या काम करता है। तो हाइलम का काम क्या है, ये फ्यूज करता है। किस किस को फ्यूज करता है, तो ओव्यूल की बॉडी को फ्यूज करता है एक तो, और दूसरा किसके साथ, तो फनिकल के साथ। मतलब बीजांड से जुड़ता है। और किसकी सहायता से जुड़ता है, तो आपका आंसर आएगा हाइलम की सहायता से जुड़ता है। तो याद रखना ये जो वन लाइनर टाइप जो लिखा हुआ है ये बहुत ही मोस्ट बातें हैं, इनको आप लिख के रखें, ठीक है। अगला देखिए, अगले ओव्यूल का टाइप है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अकरेंस ऑफ हाइलम नियर द माइक्रोपाइल। देखो हाइलम और माइक्रोपाइल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में आ गए हैं एनाट्रोपस ओव्यूल में। तो देखिए मैं इधर आपको दिखा देता हूं डायग्राम। ये देखिए हाइलम है, ये वाला हाइलम है, और ये देखिए माइक्रोपाइल है। तो ये माइक्रोपाइल और ये हाइलम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज्ड रहते हैं। अब हम इस प्रकार के ओव्यूल की बात कर रहे हैं और इसे अपन कैसा कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन कर लें। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलिए, टाइप ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं। देखिए ये जो वीडियो बेसिकली डेडिकेट है एमपी में वर्ग 1 जीव विज्ञान से होने वाली परीक्षा के बारे में, लेकिन एमपी सेट के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है और अदर स्टेट के जो टीचर एग्जाम्स होते हैं उनकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे एग्जाम अभी लाइन में है और कुछ वैकेंसी आने वाली है, तो आप इस तरीके से देखते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए टाइप ऑफ ओव्यूल, पहला है ऑर्थोट्रोपस, इसे हिंदी में कहते हैं रिजुबीजांड, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस या रिजुबीजांड, ये मैक्सिमम किस में मिलता है, तो जिम्नोस्पर्म में मिलता है। इसका मतलब एग्जाम क्वेश्चन आता है साइकस का, इसका एग्जाम आता है साइकस। तो देखिए साइकस के अंदर जो ओव्यूल होता है वो बेसिकली किस टाइप का होगा, ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एंजियोस्पर्म जैसे पॉलीगोनिएसी और पाइपरेसी के मेंबर्स में भी ये ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। और ये जो ऑर्थोट्रोपस का ओव्यूल होता है वो इस तरीके से होता है कि इसमें इस ओव्यूल के जो मेन पार्ट है, जैसे ये माइक्रोपाइल एंड और ये चलेजा और फनिकल, ये देखिए आप एक सीधी रेखा में होते हैं इस तरीके से। तो ऐसा ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल, चलेजा और फनिकल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हो, एक सीध में आ जाते हो, तब हम उसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आने की संभावना तो यहां से मैक्सिमम रहती है, साइकस में किस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है, तो आंसर आएगा ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। दूसरा ओव्यूल है एनाट्रोपस, है ना, प्रतीप बीजांड। इसमें क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, ये जो ओव्यूल का जो बॉडी है ना वो 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाती है। यहां से ऐसे घूमेगी तो ये ऐसे इसके जस्ट अपोजिट में आ जाएगी। और ये मैक्सिमम किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था वो जिम्नोस्पर्म का प्लांट जिसमें एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है उसका नाम क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे प्लीज, ठीक है। तो ये दूसरा वाला जो डायग्राम है वो देखिए इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें चलेजा और माइक्रोपाइल तो एक ही लाइन में होंगे, लेकिन इसका जो हाइलम है वो माइक्रोपाइल के पास आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो ओव्यूल है उसको अपन कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अगला कैम्फिलोट्रोपस या वक्र बीजांड, है ना, वक्र हो गया है ये। तो ये किसमें मिलता है, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूम कुल में मटर आती है ना, सभी दालें लगभग लेग्यूमिनेसी में आती हैं, और क्रूसीफेरी सरसों वाले कुल में पाया जाता है, ठीक है, वक्र बीजांड। और आप इसका डायग्राम देखेंगे ये वाला इस तरीके का होता है ये, मतलब इसमें इसके हाइलम में और ये माइक्रोपाइल के बीच में गैप बढ़ गया है, देखो। तो ये पूरी तरह से मुड़ नहीं पाया, मुड़ तो गया है लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं मुड़ पाया। इधर देखें अगला एम्फीट्रोपस ओव्यूल,
ये ब्यूटोमेसी फैमिली के मेंबर्स में मिलता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो इसका एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक, तो ये एम्ब्रियो सैक घोड़े की नाल के जैसा दिखता है इसमें, ये स्पेशल है और क्वेश्चन आता है घोड़े की नाल के जैसा एम्ब्रियो सैक किस प्रकार के ओव्यूल में पाया जाता है। ठीक है, तो ब्यूटोमेसी कुल का है कौन सा, एम्फीट्रोपस। ठीक है, अब अगला है हेमी एनाट्रोपस। देखो है तो एनाट्रोपस जैसा ही, लेकिन एनाट्रोपस तो कंप्लीट 180 के एंगल पर घूम गया था, ये उसका हाफ ही घूम पाता है। और ये इस तरीके से देखो, ये ऐसे आधा घूमा, ऐसे मतलब कंप्लीट 180 पे नहीं घूमा, तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी आती है। ये इस तरीके से एक सीधी लाइन में ये आते हैं, और ये इसका हाइलम, तो इस तरीके से ये डिवाइड रहेगा। और लास्ट है सर्सिनोट्रोपस, मतलब ये कुंडलित होता है। इसमें ये ओव्यूल की बॉडी है वो एक 360 डिग्री एंगल पर घूम जाती है। प्लम्बिजिनेसी और कैक्टेसी, मोस्ट है कैक्टेसी और प्लम्बिजिनेसी में ये पाया जाता है। तो इसमें देखिए ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल है ना, ये इस तरीके से ऐसे घूम गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओव्यूल्स के कुछ टाइप हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लें। तो ओव्यूल का टाइप और ये इसके रहे एग्जाम्पल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिख लें। सुपर फास्ट तरीके से ये जो सीरीज है सफलता सीरीज, ये ऐसे ही चलने वाली है, और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना तो बहुत अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इसमें से 100% मिलने की संभावना है, तो आप बस देखते रहिए और संदीपनी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलो आगे हम चर्चा किसकी करेंगे। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु बीजाणु जन्म, है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसकी चर्चा करेंगे। मतलब किसका फॉर्मेशन कराएंगे, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कराएंगे। मेगा स्पोर बनाने हैं, हमने मेल वाले पार्ट में बनाए थे माइक्रोस्पोर, अब यहां क्या बनाएंगे, तो मेगा स्पोर बनाएंगे। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या कहलाती है, देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस है जो फॉर्मेशन किसका करती हो, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती हो, फ्रॉम द एमएमसी, किससे, एमएमसी से, मतलब मेगास्पोर मदर सेल से। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा, मतलब एमएमसी के द्वारा, तो हम इसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, देखिए सम सेल ऑफ न्यूसेलस, मतलब बीजांडकाई की कुछ कोशिकाएं ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं, मतलब विभेदित हो जाती हैं। तो बीजांडकाई की कुछ कोशिकाएं जब विभेदित हो जाती हैं, तब हम उस कोशिका को कहते हैं आर्चीस्पोरियम सेल। क्या कहते हैं, आर्चीस्पोरियम सेल कहते हैं। ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है ये 2n मतलब डिप्लॉयड होती है, और कहां पाई जाती है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड से या माइक्रोपाइलर रीजियन के पास होगी, और ये डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है, तो ये एमएमसी बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, जो 2n होती है। देखिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप करोगे तो फिर कंटेंट छूट जाएगा आपसे, इसलिए वीडियो को प्रॉपर वे में पूरा देखना है आपको, और आपको यहां से बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, मैंने इधर क्या लिखा है, नोट लगा के लिखा है मैंने इधर एमएमसी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, एमएमसी कहां लोकेटेड रहती है, तो माइक्रोपाइल एंड पर रहती है। ठीक है, इस एमएमसी का जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होगा, तो डेंस होगा। ठीक है, कैसा होगा, डेंस होता है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इसका। ठीक है, अगली बात, इसमें मियोसिस भी होता है। क्या होता है इसमें, मियोसिस डिवीजन होता है। और जब एमएमसी में मियोसिस डिवीजन होगा, जब एमएमसी में कौन सा डिवीजन हो, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, ऐसा विभाजन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आधा कर देता है, हाफ कर देता है, उसे कहते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। और ये होने की वजह से किसका निर्माण हो रहा है भाई, 4 मेगास्पोर बनते हैं भैया। कितने मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे। और देखिए एमएमसी डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, और जब मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, तो ये सेल कैसी हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी, n हो जाएगी। अब जो 4 मेगास्पोर बचे थे, ध्यान करिए,
मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या हुआ था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान कितने माइक्रोस्पोर बने थे, 4 बने थे, लेकिन वो 4 के 4 जीवित रहे थे। यहां पर क्या कंडीशन आ रही है, 4 मेगा स्पोर तो बनते हैं, लेकिन 3 मेगा स्पोर इसमें से डिजेनरेट हो जाते हैं और 1 मेगा स्पोर इसमें बचता है, वो फंक्शनल रहता है। तो एक ही मेगा स्पोर इसमें फंक्शनल रहेगा, बाकी के 3 मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं या डिजेनरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरबीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हुआ इसमें। सबसे पहले न्यूसेलस की कोई सेल क्या बनाती है, आर्चीस्पोरियल सेल बनाती है। आर्चीस्पोरियल सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एमएमसी में, है ना। और एमएमसी कहां मिलेगी, तो ये माइक्रोपाइल के पास मिलेगी। इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। और इसमें डिवीजन कौन सा होता है, तो मियोसिस। और नंबर ऑफ मेगास्पोर कितने बनेंगे, 4। और उनकी सूत्र गुणिता क्या होगी, तो वो हैप्लॉइड होंगे। 3 मेगास्पोर का क्या होगा, वो डीजनरेट हो जाएंगे और 1 मेगास्पोर इसका फंक्शनल रहेगा, है ना। चलिए आगे देखें। ये जो एक क्रियात्मक गुरबीजाणु बचा, क्रियात्मक गुरबीजाणु 1 फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, अंडरगो 3 माइटोटिक डिवीजन एंड डेवलप्ड एम्ब्रियोसेक या फिर फीमेल गैमीटोफाइट। देखिए ये जो 1 फंक्शनल मेगास्पोर है, अभी आगे यहां ये देखो डायग्राम बना हुआ है और आगे भी डायग्राम है, वहां से अपन इसे क्लियर कर लेंगे। पहले चलो अभी देख ही लेते हैं। इधर देखो, ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर क्रियात्मक गुरबीजाणु या कार्यात्मक गुरबीजाणु। देखो इस एक गुरबीजाणु में ये इसका माइक्रोपाइल एंड है और ये इसका चलेजा एंड है। इसमें पहला माइटोटिक डिवीजन होगा फर्स्ट, तो इससे कितने न्यूक्लियस बनेंगे, तो ये 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। दोनों न्यूक्लियाई दोनों अलग अलग ध्रुव पर चले जाएंगे, पोल पर चले जाएंगे। एक चलेजा की तरफ चला जाता है, एक माइक्रोपाइल की तरफ चला जाता है। ये बेसिकली इसके बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, तो वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बीच में रिक्तिका बन जाती है। रिक्तिका की वजह से ये मतलब अलग अलग अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं। इसके बाद इनमें माइटोसिस होता है सेकंड, और फिर ऊपर वाले से बन जाएंगे 2 और नीचे वाले से भी बनेंगे 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, फिर होता है इसमें माइटोसिस थर्ड, और माइटोसिस थर्ड होने से देखिए चलेजा एंड की तरफ बनेंगे 4 न्यूक्लियस, 2 3 और ये 4, और इधर माइक्रोपाइल की तरफ भी बनेंगे 4। अब क्या होगा, एक एक न्यूक्लियाई यहां से मूवमेंट करता हुआ बीच में आ जाता है इस तरीके से। तो एक यहां आ गया और एक यहां आ गया, 2 न्यूक्लियाई आ गए सेंटर में। ठीक है, देखो यहां से लेके यहां तक, ये दूसरा ये तीसरा, इन्हें कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मुक्त केंद्रकीय विभाजन कितने होते हैं, 3। क्वेश्चन क्या आता है, फंक्शनल मेगास्पोर में कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, मियोसिस का होगा आंसर 0 और माइटोसिस का आंसर होगा 3। और ये 3 जो माइटोसिस होते हैं उन्हें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। अर्थात इसमें न्यूक्लियस का डिवाइडेशन तो होता है लेकिन सेल का फॉर्मेशन अभी नहीं होता है, इसीलिए यहां तक जो डिवीजन हुए हैं उन्हें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। इसके बाद फिर सेल का फॉर्मेशन होगा, इसके बाद सेल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए चलेजा एंड और माइक्रोपाइल एंड, चलेजा एंड और माइक्रोपाइल एंड पर देखो, चलेजा एंड पर ये 3 कोशिकाएं बनेंगी और माइक्रोपाइल एंड पर भी ये 3 कोशिकाएं बनेंगी, बीच में एक कोशिका होगी। तो इसे तो कहते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल क्योंकि इस केंद्र में है, और इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं जो आपस में फ्यूज हो गए हैं, तो वो 2 हैं, दोनों पोलर न्यूक्लियाई थे। चलेजा एंड पर 3 बनती हैं सिनर्जिड सेल, और माइक्रोपाइल एंड पर बनता है एग एपरेटस, और एग एपरेटस में
एक होती है एग सेल और दो होती हैं, दो क्या होंगी, सिनर्जिड सेल। दो क्या होंगी, सहायक कोशिका, है ना, सहायक कोशिका। और ये तीन कौन सी हैं, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो अभी अपन वापस लौट आते हैं और इधर देख लेते हैं। इधर देखो, द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल, देखिए ध्यान रखिए, फ्रॉम ए सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज टर्म्ड, हम इसे क्या कह रहे हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कह रहे हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मोनोस्पोरिक डेवलप, देखो मोनो का मतलब एक, स्पोर का मतलब एक बीजाणु, तो एक बीजाणु विकास। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि भाई जो 4 मेगास्पोर बने थे उन 4 में से 3 तो डिजेनरेट हो गए, एक ही बचा, और जो एक बचा था वो फंक्शनल था, इसीलिए हमने उससे क्या बनवा दिए, मेगास्पोर। क्योंकि मेगास्पोर एक से बनता है, एक से बनता है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए यहां से स्टेप को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेगास्पोरोफिल, फिर यहां पर कौन सी सेल डेवलप हो गई है, आर्चिस्पोरियल सेल। कैसी हो गई, 2n। इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा, इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, ये 2 कोशिका बनी। एक को कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, जो बॉल का फॉर्मेशन कर देगी, इसको तो अपन छोड़ते हैं, हमें लेना देना तो इससे है। और जो अंदर की तरफ है उसे कह रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन कौन सा हुआ, मियोसिस। कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस। तो मेगास्पोर टेट्राड बना, देखो एक, ये 2, ये 3 और ये 4 मेगास्पोर बनते हैं। इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक बचता है, वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है। और इसी फंक्शनल मेगास्पोर से आगे चल के क्या बनता है, तो इसी से बनता है एम्ब्रियोसेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या विशेषता है उसकी, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, ये आपने देख ही लिया, तो यही फीमेल गैमेटोफाइट है। चलिए, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। तो अभी देखो, हर एक शब्द यहां से और एक क्वेश्चन बनाता है। मोनोस्पोरिक मतलब ऐसा एम्ब्रियोसेक जिसका फॉर्मेशन एक फंक्शनल मेगास्पोर से हुआ हो, तो मोनोस्पोरिक कहते हैं। पॉलीगोनम टाइप का मतलब होता है ऐसा एम्ब्रियोसेक जिसमें 7 क्या हो, सेल हो, और 8 क्या हो, न्यूक्लियस हो। ऐसा एम्ब्रियोसेक जिसमें सेल की संख्या हो 7 और न्यूक्लियस की संख्या हो 8, उसे हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक। तो इसीलिए हमने यहां लिखा है मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट किसे कह रहे हैं अपन, एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। और मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, कमेंट में आप लिखेंगे, है ना। देखिए, अगर इसकी बात करें हम एम्ब्रियोसेक की, तो इसके जो चलेजा एंड है, यहां पर ये 3 सेल पाई जाती हैं, 3। इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल, है ना। तो इसमें कंसिस्ट ऑफ 3 सेल, और ये सारी की सारी कोशिका कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, क्वेश्चन आता है ना। और ये जो एंटीपोडल सेल हैं वो कहां पाई जाती हैं, तो आंसर आएगा चलेजा एंड पर पाई जाती है। क्या आंसर आएगा, चलेजा एंड पर। तो एंटीपोडल सेल की संख्या कितनी है, 3। कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती है। कहां मिलती हैं, चलेजा एंड पर मिलती है। किस में मिलती है, एम्ब्रियोसेक के अंदर मिलती हैं। ठीक है, अगली बात, ये जो माइक्रोपाइल एंड है, क्या है, माइक्रोपाइल एंड पर ये जो 3 सेल पाई जाती हैं, ये बनाती हैं एग एपरेटस। क्या बनाती हैं, एग एपरेटस। क्या बनाती हैं, एग एपरेटस बनाती हैं। और एग एपरेटस का निर्माण किस किस से होगा, तो एक तो होगी एग सेल और 2 होंगी सिनर्जिड सेल। एक तो होगी एग सेल और 2 होंगी सिनर्जिड सेल। तो एग एपरेटस में नंबर ऑफ सेल कितनी होंगी, 3 सेल होंगी, 3 कोशिकाएं होती हैं इसमें। ठीक है, और ये जो सिनर्जिड सेल है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ये
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये भी क्वेश्चन आता है। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ मिलता है? फिलीफॉर्म एपरेटस मिलता है सिनर्जिड सेल के अंदर, और सिनर्जिड सेल के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस की स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के तौर पर है। एक्चुअली इसका काम क्या है? ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, है ना। पोलन ट्यूब को कैसे अट्रैक्ट करती है, क्या फंक्शन है, वो इससे आगे वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एग एपरेटस की लोकेशन क्या है, तो ये कहां मिलता है? माइक्रोपाइलेंट पर मिलता है। ठीक है, इसमें 2 सिनर्जिड सेल होती हैं, एक एग सेल होती है। सिनर्जिड सेल की संख्या 2 है, यहां भी लिखा है। इनमें क्या पाया जाता है? तो फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को। ठीक है, किसको? पोलन ट्यूब को इनटू द सिनर्जिड, तो सिनर्जिड की ओर। और सेल बॉल इसकी कैसी होगी? ये मतलब सेल्यूलर थिकनिंग पाई जाती है इनमें। ठीक है, देखिए ये है मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक, और पॉलीगोनम टाइप का क्वेश्चन यहां से भी आता है। पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक, उसमें सेल की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी, और न्यूक्लियस की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। गिन लो, एक न्यूक्लियस इसमें, एक इसमें, 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए 8, और सेल 1 2 3 4 5 6 7, कोशिका होती है 7 और न्यूक्लियस होते हैं 8, तो उसे कहते हैं पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक कहते हैं। ठीक है, चलो, और ये कुछ वन लाइनर भी देख लेते हैं। वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि हमने ये जो फीमेल वाला पार्ट पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें, वहीं से चैप्टर की शुरुआत की थी हमने। और एमपी वर्ग के सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ये उसका दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करी थी, तो कुछ वहां से भी मैंने कुछ प्रश्न ले लिए हैं और कुछ अभी आगे और चर्चा करेंगे। देखिए, परागकोश मतलब एंथर, है ना। एंथर के अंदर जो सबसे भीतरी स्तर है, एंथर का सबसे भीतरी स्तर, उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम। यूविस काय का निर्माण किससे होता है? तो आंसर क्या आएगा? तो नाम आएगा टेपिटम, है ना। टेपिटम और क्या कार्य करता है? टेपिटम का कार्य क्या है? आप कमेंट करके बताएंगे टेपिटम का काम और क्या है। ठीक है, 100 परागकण हमें बनाने हैं, तो कितने मियोसिस कराने होंगे? परागकण मतलब पोलन, परागकण मतलब पोलन। पोलन बनाने हमें कितने बनाने हैं? 100 पोलन बनाने हैं, तो नंबर ऑफ मियोसिस कितने होंगे? मियोसिस की संख्या पूछी जा रही है आपसे। देखिए, एक सेल से कितने बनेंगे? 4 पोलन बनेंगे। एक सेल से कितने पोलन बनेंगे? 4 पोलन बनेंगे। डिवीजन यहां कौन सा होगा? मियोसिस। तो इसका मतलब अगर 25 सेल ले लें तो उसमें मियोसिस करा दें तो कितने बन जाएंगे? 25 गुणा 4 बराबर 25 चौके 100 पोलन बन जाएंगे 25 सेल से। एक सेल में एक मियोसिस होता है, तो 25 सेल में 25 मियोसिस होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 100 परागकण अगर हमें बनाने हैं तो मियोसिस की संख्या कितनी होगी? मियोसिस की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। ये है इसका आंसर, 25 मियोसिस कराने पड़ेंगे। मादा युग्मकोद्भिद मतलब फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट का नाम क्या है? तो इसका नाम एम्ब्रियोसेक होगा।
फीमेल गैमीटोफाइट का नाम क्या होगा? एम्ब्रियो सैक होगा। और अगर ये एम्ब्रियो सैक किसका हो, एंजियोस्पर्म की बात करें, तो एंजियोस्पर्म में सेल कितनी होंगी? 7। और न्यूक्लियस कितने होंगे? 8। तो ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसमें 7 सेल हो और 8 न्यूक्लियस हो, उसे कौन से प्रकार का कहेंगे? तो क्या आंसर आएगा? पॉलीगोनम टाइप का कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे इसे? पॉलीगोनम। पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक कहते हैं इसे। अगला देखें, एंजियोस्पर्म के एक परागकण में कितने मेल गैमीट होंगे? एक परागकण की मतलब एक पोलेन के अंदर कितने मेल गैमीट होंगे? देखिए, यहां पर पोलेन की बात हो रही है, तो पोलेन में एक्चुअली 2 सेल होती हैं। एक होती है इसकी वेजिटेटिव सेल, मैंने शॉर्टकट लिख दिया है वेजिटेटिव सेल, और एक होती है इसकी जनरेटिव सेल। एक होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। और जब ये पोलेन किसके अंदर हो? एंथर के अंदर हो। तो किसके अंदर हो? एंथर के अंदर हो। तब इस जनरेटिव सेल में डिवीजन हो जाता है और उसे कहते हैं माइटोसिस। कौन सा डिवीजन हो जाएगा? माइटोसिस हो जाएगा। तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2 मेल गैमीट में। किसमें कन्वर्ट हो गया? 2 मेल गैमीट में। इसका मतलब एंजियोस्पर्म के एक पोलेन में कितने मेल गैमीट होंगे? तो आपका आंसर आएगा 2 मेल गैमीट होंगे। कितने होंगे? 2 मेल गैमीट होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल गैमीट की संख्या जो है वो एंजियोस्पर्म के पोलेन में कितनी आएगी? 2 आएगी। अगला देखिए, एम्ब्रियो सैक की कौन सी सेल डिप्लॉयड होती है? एम्ब्रियो सैक की कौन सी सेल डिप्लॉयड होती है? मोस्ट है, ये सारे प्रश्न बड़े मोस्ट हैं। थोड़ा सा आप इधर बैक चलते हैं और देखिए, मैंने यहां लिखा था सेंट्रल सेल डिप्लॉयड होती है, बाकी की सारी कोशिकाएं हैप्लॉयड होती हैं। यही एक कोशिका है जो डिप्लॉयड होती है। तो आंसर क्या आएगा? सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका, है ना? तो एम्ब्रियो सैक की कौन सी सेल डिप्लॉयड होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? केंद्रीय कोशिका, यह डिप्लॉयड होगी। केंद्रीय कोशिका कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। मेल गैमीटोफाइट में कितने केंद्रक होते हैं? मेल गैमीटोफाइट में कितने केंद्रक होते हैं? देखो इधर, ये परागकण या पोलेन है, और ये इस पर क्या बने हुए हैं? तो ये जर्मपोर हैं। जर्मपोर से ये अंदर से बाहर की तरफ ट्यूब के फॉर्म में बाहर निकलती है ये इंटाइम से। और अंदर कौन सी सेल है? वेजिटेटिव सेल। और इसके अंदर जो जनरेटिव सेल थी, इसमें डिवाइडेशन हो गया, और इसमें जो डिवीजन हुआ उसे अपन क्या कह रहे थे? तो डिवीजन को कह रहे थे माइटोसिस। और जब इसमें माइटोसिस होगा तो इससे क्या बन जाएंगे? क्या बनेंगे ये दोनों? तो ये दोनों कौन हो गए? मेल गैमीट हो गए। ठीक है, और ये जो सेल है, एक इसका भी न्यूक्लियाई होता है, तो इसे कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियाई। ट्यूब न्यूक्लियाई। तो देखो टोटल न्यूक्लियाई कितने हो गए? तो 2 इधर है और 1 इधर है, 3। देखिए, जब पोलेन में क्या हो जाए? जर्मिनेशन हो जाए, तो हम इसी को मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। और मेल गैमीटोफाइट में केंद्रक कितने होंगे? तो केंद्रक इसमें टोटल होते हैं 3। 2 होते हैं मेल गैमीट के फॉर्म में और 1 होता है ट्यूब न्यूक्लियाई के फॉर्म में। 2 होते हैं मेल गैमीट के फॉर्म में और 1 होता है ट्यूब न्यूक्लियाई के फॉर्म में। तो आंसर अपना कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आंसर आएगा? 3। तो कितने केंद्रक होंगे? तो आंसर क्या आएगा? 3 होंगे। 3 केंद्रक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वन लाइनर है और मोस्ट है, सारे के सारे पॉइंट मोस्ट हैं, तो आप इनको याद करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। ये इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो,
ये माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और मैंने इधर लिखा मेगा स्पोरोजेनेसिस। कंपेयर करके देख ले दोनों को, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कहां से शुरू होगी, तो शुरू होगी यहां से, माइक्रो स्पोरोफिल मतलब स्टामेन। माइक्रो स्पोरोफिल में जो एंथर के अंदर की जो एक सेल होगी, आर्ची स्पोरियल इनिशियल बनाती है, वो आगे चल के जो आर्चिस्पोरियल सेल, ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गई है, पीएमसी में। और पीएमसी से भी पहले थोड़ा सा और देख लें, ये बनाएगी स्पोरोजीनस टिश्यू या सेल, और इसकी कोशिका बनाती है पोलन मदर सेल। ठीक है, और इसमें डिवीजन होगा मियोसिस, तो इससे बनेंगे 4 माइक्रो स्पोर, और यही आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पोलन में। ठीक है, अब इधर देख लें, तो यहां होगा मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, इसमें भी ओव्यूल की कोई सी एक बड़ी सेल्स जो होगी वो आर्चिस्पोरियल इनिशियल का काम करती है, और इससे बनेगा फिर मेगास्पोर मदर सेल, मतलब मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी, और इसमें डिवीजन होगा मियोसिस, तो इससे बनेंगे 4 मेगास्पोर, इनमें से 3 नष्ट हो जाएंगे, एक बचेगा जो कैसा होगा, फंक्शनल होगा, कार्यशील होगा। 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक कार्यशील होगा। देखो अंतर देखो, यहां पर एक पोलन मदर सेल से बनते हैं 4, और यहां पर एक एमएमसी से बनता है 1। इसका मतलब अगर मुझे 100 पोलन बनाने हैं तो पोलन मदर सेल की संख्या होगी 25, 25 से बन जाएंगे 100 मियोसिस के कारण, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनती हैं। जबकि अगर फीमेल की बात करें तो यहां पर अगर एमएमसी की संख्या है 25, तो मेगास्पोर की संख्या भी होगी 25 और मियोसिस भी होंगे 25। मतलब आपको याद क्या रखना है, फीमेल में संख्या रखनी है सेम, और मेल में संख्या को करना है 4 गुना। मेल में संख्या को कितना करना है, 4 गुना करना है। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस है। देखो ज्यादातर सेम है, अंतर बस यहां आता है। यहां अगर इनको ऐसे पूछ ले, एमएमसी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होंगे और मेगास्पोर के अंदर हैप्लॉयड होंगे, तो सेम कंडीशन है। पोलन मदर सेल डिप्लॉयड होगी और ये पोलन हैप्लॉयड होंगे, बात एक ही सेम आएगा। क्यों? क्योंकि मियोसिस हो गया। और मियोसिस में होता क्या है, तो मियोसिस में एक सेल से पहले बनती हैं 2 और फिर इनसे बनती हैं 2, तो टोटल एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, 4। ये है मियोसिस। ये होता है मियोसिस फर्स्ट और ये होता है मियोसिस सेकंड। ठीक है, अगर जैसे यहां पर क्रोमोसोम की संख्या 46 है तो यहां पर 23 होगी और इनमें भी 23 होगी, क्योंकि जो सेकंड वाला मियोसिस है वो तो माइटोसिस है एक तरीके का, और जो फर्स्ट वाला मियोसिस है वो रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को वो हाफ कर देता है। तो इस प्रकार हमने आज तक ये पढ़ लिया है। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप, और पढ़ा था अपन ने
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। और अभी आज इस वीडियो में अपन ने पढ़ा हुआ है मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। इस तरीके से आज तक के इन दोनों वीडियो में, सफलता सीरीज का ये जो दूसरा वीडियो है, इसमें प्री फर्टिलाइजेशन चेंज और इवेंट्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो आप शांतिपरी क्लासेस के साथ बने रहिए और अपना प्यार यूं ही दिखाते रहिए। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।